लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? आई गेस वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने बात किया था ना बेटा? यस सर। फाइन। मैंने आपको पहली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ा था। द वन वाज कॉल्ड एवरेज स्पीड एंड द नेक्स्ट वन वाज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बार मैं समराइज कर देता हूं बिफोर वी गो फॉरवर्ड। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था दैट वाज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया बाय टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, सो एवरेज वेलोसिटी वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये हमने डिस्कस किया था, राइट? इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जब आप बात करोगे, दिस वाज dx by dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो था, दिस इज dx by dt। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने डिस्कस किया था, दिस वाज ds by dt। मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है, और जब आप डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रहा था। डिफरेंशिएट करने का मतलब है हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा? स्लोप, है ना? और स्लोप क्या था? स्लोप को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं। दिस वाज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें ही हमने ये भी देखा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना? और इसमें मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन से मुझे एरिया मिलता है। सो एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ विल गिव, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना? सो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है बेटा? दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्लियर है सभी को यहां तक पॉइंट, एवरीवन? मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। लेट्स से मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया है। आई हैव गिवन यू डिस्प्लेसमेंट एज 2t² + 4t + 2 मीटर्स। ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, जहां पे t हम सेकंड्स में मेजर करेंगे। टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड, सो t इज मेजर्ड इन सेकंड्स। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle at t is equal to 2 seconds। so 2 seconds पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये मेरे से पूछा गया है। अब मुझे एक बात बता बेटा, मैं आपसे वेलोसिटी 2 सेकंड्स पे पूछ रहा हूं, तो मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूं? क्या पूछ रहा हूं? एनालाइज करके बोलो। आई एम आस्किंग यू कि आप मुझे बेटा वेलोसिटी 2 सेकंड पे बताइए। यू टेल मी द वेलोसिटी एट 2 seconds। So if I'm asking you to calculate the velocity at 2 seconds, so am I asking you instantaneous velocity or की average velocity? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? Instantaneous velocity. Very good, है ना? तो instantaneous velocity कैसे निकालते हैं? So for that हम लोग करते हैं v is equal to ds by dt। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ विल प्लग दिस हियर। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये टर्म यहाँ प्लेस कर देंगे, 2t² + 4t + 2 by dt। इसको सेग्रीगेट कर लेंगे हम लोग। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू d ब्रैकेट 2t² by dt + d into 4t by dt plus d of 2 by dt। ये 2 कांस्टेंट है और ये 4 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ हम क्या करते हैं? क्या हम इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते हैं? इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके आगे का फैक्टर नहीं है। सो ये 2 और ये 4 कांस्टेंट है बेटा, सर्विस। सो इफ दीज 2 टर्म्स आर कांस्टेंट्स, व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम इसको डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। सो क्या मिलेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट dt² by dt + 4 we remove out over dt by dt
plus d2 by dt. Just we are differentiating them, है ना. और क्या मिलेगा, वेलोसिटी 2. बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 into t raised to power 2 minus 1. याद है ना फॉर्मूला, dx raised to power n by dx was n into x raised to power n minus 1. Yes. That's what we are doing. So यहाँ पे n की जगह पे 2 है, so 2 into t raised to power 2 minus 1. Exactly same way में 4. dt by dt will give us 1. And what is the differentiation of constant? 0. So this 2 is constant here. So if it is constant, हाँ good, ओम बहुत बढ़िया. So ये differentiation 0 हो जाएगा इसका. So velocity कितना आ गया, 2 into 2 will be 4t plus 4. अब मुझे velocity कहाँ पे पूछा है, they have asked us the velocity at 2 seconds. तो क्या लिखोगे आप, velocity at t is equal to 2 seconds will be equal to what, 4 into 2 plus 4. So कितना आ जाएगा, velocity at t is equal to 2 seconds will be equal to 8 plus 4. So velocity at t is equal to 2 seconds will be equal to what beta, this will be equal to 12 meter per second. Am I clear? समझ में आया properly? Yes. यहाँ जो मैंने वेलोसिटी निकाला है इस केस में, जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया है, गुड साई, बहुत बढ़िया. तो ये कौन सा वेलोसिटी है, इज इट एन एवरेज वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये जो मुझे मिला 12 मीटर पर सेकेंड, ये 12 मीटर पर सेकेंड कौन सा वेलोसिटी है? बराबर, बाकी लोग भी बोलो. ये 12 मीटर पर सेकेंड इज विच काइंड ऑफ वेलोसिटी, इज इट एवरेज वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या है? Average. नहीं तेजस, मैं आपसे पर्टिकुलरली 2 सेकंड पे ही पूछ रहा हूँ. सो अगर मैं आपसे 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, तो विल इट बी एन एवरेज वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम? Instantaneous. तो मैंने वही पूछा है. गुड अर्पिता, मैंने आपसे यही पूछा कि भाई आप मुझे वेलोसिटी बता दो 2 सेकंड्स पे. मैं आपको पूरे इंटरवल में नहीं पूछ रहा हूँ, 2 सेकंड्स पे प्रॉपर्ली पूछ रहा हूँ. सो इफ आई एम आस्किंग यू एट 2 सेकंड्स, so that will be what, instantaneous velocity. तेजस क्लियर है बेटा? सर फिर से एक बार समझा. हाँ, मैंने क्या बोला तेजस इस केस में, दैट यू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. तो 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी होगा वो आप मुझे बताओ. तो क्या मैं आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, मैं पूरे टाइम डोमेन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो पर्टिकुलर एक ही टाइम पे पूछ रहा हूँ. Yes sir. So if I'm asking you the velocity at particular instant of time, so will it be an instantaneous velocity ki average velocity? Instantaneous. That is what it is. Is it clear properly everyone? Yes sir. Remaining students, सभी को clear हो गया कैसे calculate करेंगे? And what is the Yes. difference? What is the difference between average and instantaneous? Is it clear now properly? सर हाँ बेटा, वहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती तो तब निकालना पड़ता. t is equal to 0 पे देखते कि पार्टिकल कहाँ पे है, तो t की जगह जरा 0 रखिए. पोजीशन पार्टिकल का कहाँ है, 2 मीटर पे होगा. ये भी 0, ये भी 0, ये 2. और 2 सेकंड पे देखते हैं पार्टिकल कहाँ पे है. सो 2 into 2 का स्क्वायर. वेरी गुड बाय द वे. 4 into 2 plus 2. सो 4 2 are 8, 8 16, और 16 plus 2 कितना हो जाएगा बेटा? 18 मीटर. 18 मीटर्स. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो फाइनल पोजीशन उसका 18 मीटर पे 10 मीटर. माइनस 2 मीटर, विल इट बी इक्वल टू 16 मीटर? 10 मीटर. हाँ. सो एवरेज वेलोसिटी is total displacement. So displacement is 16 by total time is 2. That would be 8 meters. Yes sir, समझ गया. Very good. Am I properly clear to everyone? Yes sir. एक और ले लूँ क्या इसी टाइप का, एक और करके मुझे बता दो. Yes sir. मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा. चलिए, एक और सिर्फ आपको इंस्टेंटेनियस ही निकालना है. मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे देता हूँ. I'll be giving you the equation of displacement as s is equal to, कुछ भी बना सकते हैं, 2t square plus 2t plus 2, 2t square plus 2t plus 2 मीटर. और टाइम को हम लोग मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में. सो टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स. तो आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एट, चलिए करिए, फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 1 सेकेंड.
ओके, कबीर का हो भी गया 6 मीटर पर फाइन। देखते बेटा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 6 बराबर कबीर, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो, सबका आंसर आना चाहिए। सर्विस का भी 6 आ रहा है, संकेत इज ऑल्सो गेटिंग 6, गुड। 3 लोगों का आया, ओम का भी 6, ओके। तेजस, अर्पिता, तेजस इज गेटिंग 6 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। राहुल 6, गुड। पार्थ ठीक, सबका सही है। मैं जितने लोगों ने किया सबका करेक्ट। मैं भी कर देता हूं एक बार। डिस्प्लेसमेंट दिया है मुझे, वेलोसिटी पे जाना है, सो ऑफ कोर्स विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। नाउ v इज इक्वल टू ds by dt। सो v इज इक्वल टू d, s की जगह पे प्लेस कर देंगे हम लोग 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 by dt। नाउ विल सेग्रीगेट देम, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। t of 2t स्क्वायर by dt plus d of 2t by dt plus d2 by dt. Now these two terms are constant, ये भी 2 है, so we'll take them out of the differentiation. So velocity is equal to 2, we are taking out dt square by dt plus here also we are taking 2 outside, dt by dt plus d2 by dt implies velocity हो जाएगा इसका डिफरेंस 2t 2 minus 1 plus 2 into 1 dt by dt will 1 and the differentiation of constant will be 0. So velocity will be equal to 4t plus 2. मुझे velocity कहाँ पे पूछा गया है? t is equal to 1 second. So velocity at t is equal to 1 second कितना हो जाएगा बेटा? 4 into 1 plus of 2. So implies velocity at t is equal to 1 second will be equal to 6 meter per second. This will be the final answer. Am I clear, everyone? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Good. Yes, sir. और ले लो बेटा इस तरह का कि क्लियर है। चलिए टेक मोर कि क्लियर बन जाएगा। इस टाइप से कैसे करेंगे हम लोग? Yes, sir. ओके, बाद में नोट कर सर 2 मिनट नोट कर लो। बाद में और इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे। डन? शैल आई मूव अहेड? ओके, चलिए आगे। Yes, sir. हेडिंग दे दो और करेंगे बाद में हम लोग। सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा दिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया, इफ वी हैव टू गो टू वेलोसिटी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसी को आइडिया एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट Rate of change of velocity. करेक्ट। सो अगर आप इसको एग्जैक्टली डिफाइन करोगे, सो एक्सीलरेशन विल बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रेट? रेट का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय। देखो, ये मैं 3 टर्म्स बताता हूं आपको जो बहुत यूज में आएगा हमें फिजिक्स में। पहला वर्ड है दैट इज रेट। रेट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर करोगे, सो विल बी यूजिंग द वर्ड रेट। सो रेट का मतलब हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी आप किसी क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर करोगे,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को इफ वी आर कंपेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये वर्ड रेट यूज करेंगे। जितने भी क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में मिलेंगे, अगर मैं उस क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर कर रहा हूं, सो विल बी यूजिंग द वर्ड रेट। एग्जैक्टली सेम वे में दूसरा वर्ड जो बहुत कॉमन यूज में आएगा, दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये बहुत कॉमन में आता है, यूज में आएगा। स्पेसिफिक का मतलब होता है दैट कंपेयरिंग क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मास के साथ कंपेयर करोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी बाय मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय मास। सो अगर आप किसी क्वांटिटी को मास के साथ कंपेयर करोगे, उस केस में हम ये वर्ड स्पेसिफिक यूज करेंगे। क्लियर? सो रेट का मतलब हो गया दैट वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन विल इंक्लूड द वर्ड रेट। अगर मैं किसी क्वांटिटी को इफ आई एम कंपेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू मास, अगर मैं क्वांटिटी को मास के साथ कंपेयर करता हूं बेटा, तो उस केस में हम लोग ये वर्ड स्पेसिफिक यूज करेंगे। इन द सेम फैशन देयर इज अनदर वर्ड व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन और बहुत बार हमें यूज में आएगा, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि इफ वी आर कंपेयरिंग एनी क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, so this is what comparing quantity with respect to length. Am I clear? So जब भी आप किसी क्वांटिटी को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे, if you'll be comparing the quantities with respect to length, उस केस में हम ये वर्ड ग्रेडियंट यूज करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, रेजिस्टेंस बाय लेंथ, मास ग्रेडियंट, मास बाय लेंथ, चार्ज ग्रेडियंट, चार्ज बाय लेंथ, एंड सो ऑन। राइट? So these three words are very very commonly used in physics. बहुत commonly हम use में लेंगे। The one is rate. Rate implies कि we are comparing the quantity with respect to time, so we'll be using the word rate. If we are comparing the quantity with respect to mass, then we'll be using the word specific. और अगर हम gradient word use कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम given quantity को we are comparing with respect to length. Is it clear? Yes, sir. Everyone? अब आगे चल के ना आप जहां पे भी ये तीनों वर्ड देखोगे ना, डेफिनेशन आप अपने आप बना लोगे। जैसे यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? Time. टाइम। रेट लगा हुआ है वर्ड। रेट ऑफ न्यूटन्स का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब मोमेंटम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। क्योंकि रेट वर्ड यूज किया हुआ है। सो आप अगर ये तीन वर्ड आपको मालूम है ना, सो विल बी, जहां पे ये तीन वर्ड लगा, यू कैन इजीली मेक द डेफिनेशन। सो यहाँ पे भी वही बात, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में जो आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। राइट? एक्सेलरेशन को भी हम पढ़ने के लिए दो सेक्शन में या दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पढ़ने का दो स्टाइल है। एक को क्या बोलेंगे बेटा, बताओ तुम लोग ही। एक को क्या बोलेंगे? Average. Yes, the one will be called average acceleration. Okay. दूसरे को क्या बोलेंगे? Instantaneous acceleration. Correct. Instantaneous acceleration. Yes or no? बरोबर है क्या? जैसे हमने वेलोसिटी को डिवाइड किया था, सेम फैशन में हमने एक्सेलरेशन को भी दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया पढ़ने के। एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दिया हमने दो सेक्शन में फॉर एनालिसिस। जो मेरा पहला सेक्शन हो गया एक्सेलरेशन का, दैट विल बी कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा सेक्शन हो गया दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मुझे आप खुद से सोच समझ के बताइए, डेल्टा टी हम किस केस में छोटा लेंगे? एवरेज के लिए छोटा लेंगे कि बड़े वाले के लिए छोटा लेंगे? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा टी आपका बड़ा होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा टी विल बी टेंडिंग टू 0। तो कैसे लिखोगे आप? देखो, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यस और नो? डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया बेटा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी, और ये आपका टाइम इंटरवल हो गया। Am I clear? या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, that average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time। ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन को, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एवरेज एक्सीलरेशन। कि चेंज है ना बेटा, चेंज मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी एवरेज एक्सीलरेशन। Am I clear everyone? सबको समझा ये पॉइंट? Yes, sir. Very good. Om, Arpita, is it clear? Ashish, Gayatri, is it clear? Yes, All of sir. us? Okay. Yes, sir. So simple. जब भी आपको रेट वर्ड लिखा हुआ दिख जाए, वेरी गुड, implies that we are comparing that given quantity with respect to time. So यहाँ पे भी रेट वर्ड यूज किया है, मतलब change in velocity with respect to time. So acceleration को हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। The one was called average acceleration, और ये instantaneous हो गया डेल्टा v by डेल्टा t। डेल्टा v का मतलब हो गया final velocity minus initial velocity by डेल्टा t is what? Time interval। ये हमारा रिलेशन। ओके, अब देखिए पहले हम एवरेज के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन वाज डेल्टा v by डेल्टा t। ओके, यूनिट बता दो बेटा इसका, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुपर। इसका यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, आपको पता ही है मीटर पर सेकंड, इसका होता है कितना? सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सो इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, डायमेंशन क्या होगा इसका? t⁻², m⁻⁴, l⁻⁴। हाँ सुपर। इसका अगर आप डायमेंशन लिखोगे, सो इट्स डायमेंशन विल बी m0 l1 t-2। Will it be the dimension, everyone? Yes, sir. और ये जो होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? रोहन, will it be a वेक्टर। Vector. correct, super, it will be a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी। सेम वे में अब जरा इंस्टेंटेनियस पे चर्चा कर लेते हैं। तुम ही बताओ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा टी क्या होगा? विल इट टेंड टू 0? यस। सो कैन आई राइट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज लिमिट? मैंने बताया था लिखने का स्टाइल है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और वी कैन राइट दिस एज dv by dt as we wrote for velocity। क्या उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए लास्ट लेक्चर में लिखा था। सेम आई एम राइटिंग फॉर दिस, acceleration will be equal to limit delta t tends to 0 delta v by delta t, or this can be written as dv by dt। Can we write this, everyone? Yes, sir. अच्छा, सो आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया वो dv by dt हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब खुद देखो, एक्सेलरेशन वी हैव रिटन एज dv by dt इंप्लाइज व्हाट? कि अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल रहा है ना? और डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? बोलो, लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा किया था। जब तो हम वो लिमिटेड है क्या? LIM लिमिट 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 मैथ्स में पढ़िएगा, एक चैप्टर ही है मैथ्स में आपको, लिमिट LIM।
ओके, मुझे बताओ जब हम किसी भी फंक्शन को बेटा डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? स्लोप। स्लोप, यस करेक्ट। स्लोप कहां से बनता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से? पॉजिटिव Positive क्लॉकवाइज x, क्लॉकवाइज। anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट बना के लिख सकता हूं दैट स्लोप ऑफ velocity and time graph will give instantaneous acceleration. बोल सकते हैं ना कि स्लोप और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। Yes or no, everyone? यस। अच्छा, क्या मैं इसको थोड़ा सा अगर और अरेंज कर लूं बेटा इसको, तो कैन आई राइट दिस एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt और dt बोल सकता हूं? यस। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा? Because dv here is change in velocity. मिलेगा। अगर आप एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो, इफ आई विल बी इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन विद टाइम, तो क्या मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा dv? और मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन? एरिया। एरिया। मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा समझाया था, वैसे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत, बाकी सब अमित सर बताएंगे आपको। सो एक्सेलरेशन इनटू dt इज इक्वल टू dv। सो क्या हमने क्या बोल सकते हैं यहाँ पे दैट एरिया ऑफ एक्सेलरेशन and time graph will give what? Change in velocity, है ना, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, सो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मुझे मिलता है? एरिया। सो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। कुछ याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसा बात किया था। क्लियर? सो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। और कौन सा एक्सेलरेशन देता है? एवरेज एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन को जब हम टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और वी कैन से दैट एरिया ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी। इसका भी यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी डायमेंशन सेम होगा और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। Am I clear properly, everyone? यस सर। चलो लिख लो, लिखने के बाद मुझे बोलो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, डन एवरीवन, गुड, वेरी गुड संकेत। क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? एक बार मैं इसको एक टेबल के फॉर्मेट में समराइज करके आपको बता देता हूँ। सो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद वी वेंट टू वेलोसिटी एंड देन वी केम टू एक्सेलरेशन। ऐसे ही गए थे ना हमने।
So we have started from displacement, we came to velocity, and then finally we went to acceleration. Okay. अब देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड इफ यू हैव टू कम टू दिस वेलोसिटी पे अगर आपको आना है, सो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है एंड इफ वी हैव टू कम टू वेलोसिटी, ऐसे करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड इफ यू हैव टू कम टू वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट यू विल हैव टू डू फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी? क्या करते हैं, याद है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करते हैं ना डिफरेंशिएशन बेटा। डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? डू वी राइट दिस एज ds by dt? सो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी पे आना है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा? गायत्री, गुड। और अगर मुझे वेलोसिटी दिया है बेटा और यहां से मुझे एक्सेलरेशन पे आना है, क्या करोगे फिर से? फ्रॉम वेलोसिटी इफ वी हैव टू कम टू एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? Different. हाँ, dv by dt. करेक्ट। इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? dv by dt. सो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इफ यू हैव टू कम टू वेलोसिटी, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया है, वहां से अगर आपको एक्सेलरेशन पे आना है तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ऊपर से नीचे आना है, फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू, सॉरी, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएट करते चलो। ओके, अब अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन दिया है एंड इफ वी हैव टू गो टू वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन से अगर मुझे वेलोसिटी पे जाना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो पीछे किया ही तो है हमने। सी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पे आना है, तो मैं एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल रहा है। यस और नो? सो इफ दे हैव गिवन अस एक्सेलरेशन एंड इफ दे वांट अस टू गेट वेलोसिटी, सो आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट। सेम वे में अगर मुझे वेलोसिटी दिया है और यहां से मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो क्या करोगे? फ्रॉम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, Integrate. करेक्ट। यहाँ पे भी हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए एकदम सिंपल लॉजिक। अगर मुझे ऊपर से नीचे आना है तो डिफरेंशिएट, अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो इंटीग्रेट। समझ लो, यही हमारा पूरा क्रक्स है। वैसे तो इसमें पूरा 30 रिलेशन आता है फॉर एडवांस, बट नीट के लिए और जेई के लिए, मेंस के लिए दिस विल बी सफिशिएंट। गुड, वेरी गुड रोहन। रिमेनिंग स्टूडेंट सभी को क्लियर है बेटा? पार्थ, Yes, sir. कबीर, ओके, साई, मनसीवी, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ओके, गुड। डाउट आएगा मुझे पूछ लो, तुम्हारे लिए नया टॉपिक है। वेरी गुड रोहन, कुछ हो सकता है डाउट, अगर रहेगा मुझे पूछो आराम से। So displacement say if we have to come to velocity, differentiate from velocity. If we have to come to acceleration, तो differentiate. अगर मुझे acceleration से velocity जाना है तो integrate, and from velocity we have to go to displacement, then also integrate. So ऊपर से नीचे differentiate, नीचे से ऊपर integrate. हो गया क्लियर? लिख लिया बेटा सबने? कबीर डन? ओके, डन, वेरी गुड संकेत। बाकी सबका हो गया लिख के? पार्थ, गायत्री इज डन बेटा? Yes, sir. Done, sir.
चलो लिखो, एक जरा क्वेश्चन करके बताओ, खुद से करो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको करने के लिए। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t² + 4t + 6 मीटर। यहाँ पे t को हम मेजर कर रहे हैं, इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। सो t को हम सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 seconds। चलिए करिए, मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ 2 सेकंड का, करिए। ओके, वेलोसिटी सब तेजस गॉट सर्विस का आ गया, ऋषिता, संकेत। संकेत तुम्हारा वेलोसिटी 10 आ रहा है ना, बाकी सबका 12 है, तेजस का 22 है। ओके, इतना ज्यादा आ रहा है तेजस? आई डोंट थिंक सो। Sai is also getting 12. Okay, कबीर का एक्सेलरेशन 4 meters per second square। ओके, चलो करते हैं इसको सॉल्व। सो पहले तो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया है एंड दे वाज आस्किंग अस टू गेट वेलोसिटी। तो कैसे करोगे आप? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। ओके सिद्धेश, बेटा यूनिट भी लिख लेना, यूनिट लिख के करो। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds। ओके ऋषिता वेट बेटा। सो डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है 2t² + 4t + 6/dt। So implies velocity is equal to t2² + t4t/dt plus d6/dt. Now these 2 and 4 are constants, so we'll be taking them out. So 2 into dt² plus 4 into dt/dt plus d6/dt. Okay, Arpita, very good. देखते हैं. So implies that velocity which we'll be having is velocity is equal to, this is 2 into t² का derivative हो गया 2t plus 4 and dt/dt is 1 and the differentiation of a constant term will become what? 0. So constant term था इसका differentiation हो जाएगा 0. So therefore velocity कितना आ जाएगा? This will be 4t plus 4. Okay, संकेत, हाँ ठीक। मुझे पूछा गया t is equal to कितने पे पूछा मैंने? 2 seconds पे। So velocity at 2 second कितना हो जाएगा बेटा? 4 into 2 plus 4. This is 8 plus 4. 12. 12. Yes, correct. So velocity at will be equal to 12 meter per second. This will be the final answer. Great. Okay. ठीक, देखते हैं सही एक्सेलरेशन देखते हैं। Now they are asking us to get acceleration. तो पहले तो मुझे velocity मालूम है, और velocity कितना था बेटा? 4t plus 4. This was the velocity which I was having, 4t plus 4. Now they are asking us to get acceleration. Acceleration क्या हो जाएगा? dv/dt. Acceleration d, v के जगह पे हो जाएगा 4t plus 4/dt. So implies acceleration कितना हो जाएगा? 4 into dt/dt plus t4/dt. मैंने एक स्टेप थोड़ा फास्ट लिखा है, ऑलरेडी कांस्टेंट को निकाल के लिख दिया, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 and the dt/dt will give us what? 1 plus 0. So implies acceleration will be equal to 4 meter per second. Correct. Very good. Is it clear everyone? सब समझ में आया सभी को? Yes, sir.
हाँ सर्विस बोलो बेटा। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी तो ले सकते हैं ना? नहीं, वो एवरेज बोला ना मैंने, इंस्टेंटेनियस पूछा ना सर्विस आपसे। सर्विस जो तुम बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यस इट्स ऑफ कोर्स करेक्ट, बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आप करोगे वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? विल इट बी एवरेज एक्सेलरेशन कि इंस्टेंटेनियस? देखो सर्विस यहाँ पे ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा है, क्योंकि मैंने आपसे एक्सेलरेशन पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, सो इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस बताना है, दैट विल बी dv by dt. इज इट क्लियर सर्विस? यस सर। Okay. Change in velocity by time is of course right, but change in velocity by time से आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा, बट मैं आपसे 2 सेकंड पे पूछ रहा हूँ, which is instantaneous. हालांकि इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन हर बार वो सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे करें, सर्विस सेम आ रहा था ना बेटा, वैसे भी करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। नो सर। दैट इज बिकॉज हर केस में सेम आएगा ऐसा कोई जरूर, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियली 4 था ना, अब खुद देखो t इज इक्वल टू, अगर आप 0 सेकंड में रखोगे तो ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 4, 2 सेकंड में वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। अब 12 आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल आपका 4 था, तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकंड्स, दैट विल बी 4, सेम आएगा, लेकिन हर बार सेम आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, इज इट इक्वल टू 4t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ये है ना वेलोसिटी इस केस में 4t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जरा देखो t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे देखिए वेलोसिटी कितना आ रहा है, दैट विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, सो 4 इंटू 0 प्लस 4, तो क्या मेरा इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, और आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे जरा वेलोसिटी देखो विच इज फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v से डिनोट करते हैं, सो 4 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 2 जार 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, राइट। सो एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे, सो v माइनस u बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी, so this will be 12 minus 4 by टाइम आपको 2 सेकंड लगा है, so this will be 8 by 2 4, so implies acceleration कितना आ जाएगा, am I having 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर्विस है क्या बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर से आ रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं आएगा, सिंस यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसलिए आ गया है, बट हर बार नहीं आएगा। और मैं अगर आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछूं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा है, एवरेज नहीं। ओके, एक और करके मुझे बता दो, फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेता हूं। मान लो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 मीटर बोला है, और यहाँ पे जो t है इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। करिए, एक और क्लास करते हैं फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कबीर का आंसर आ गया 17, एक्सेलरेशन भी आ गया 22। ओके, ऋषिता का भी 17। ओके,
वेरी गुड कबीर, एक्सेलेंट। एक बार आंसर मैं भी करता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना। वेरी गुड। सर्विस का भी 17, ओके। तेजस 7, तेजस यूनिट लिखो बेटा। हाँ करेक्ट। साई ऑल्सो 17, गुड, सबका 17 ही आ रहा है। ऋषिता का एक्सेलरेशन 22, ओके। चलो मैं भी करता हूँ। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, सबसे पहला काम तो ये। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। सो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी, आई होप सबको डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होगा, सो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। वेरी गुड संकेत, गुड अर्पिता, वेरी गुड। सो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ये 3 dq बाई dt, dt स्क्वायर बाई dt प्लस d2 बाई dt। गुड गायत्री, वेरी गुड। सो दिस implies velocity will be equal to 3। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 into 2t plus 4 into 1 plus the differentiation of constant term will give us 0. That will be 9t square plus 4t plus 4. ये मुझे velocity मिला, 9t square plus 4t plus 4. Now they are asking us to get velocity at t is equal to 1 second. Okay, service का आंसर 26 आ रहा है. So velocity at t is equal to 1 second they have to calculate. So this will be 9 into 1 का square plus 4 into 1 plus 4. So 9 4 13 4 17 बराबर. So velocity at 1 second will be 17 meter per second. ये पहला पार्ट का आंसर हो गया. Excellent everyone. And कबीर very very good. अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा? That will be equal to what? dv by dt. So acceleration is equal to 9 into dt square by dt plus 4 into dt by dt plus d4 by dt. Okay. 22. Good. So again इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन हो जाएगा 9 into t स्क्वायर का हो गया 2t plus 4 into 1 and plus ये कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0. So एक्सेलरेशन हो गया 9 to 18 plus 4. So एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया t is equal to 1 second. So ये हो जाएगा 18 into 1 plus 4. So acceleration 1 second will be 22 meter per second. Good everyone, very very good. सबका सही है, जितने लोगों ने किया सबका सही. Good साई. अब मुझे बताओ बेटा क्लियर है सबको कि और कराऊं? और कराऊं कि क्लियर है? everyone? Okay. और लेने की जरूरत है कि समझ में आ गया? असाइनमेंट दूंगा तो चलेगा? चलेगा। यस सर। एक इंटीग्रेशन का सिर्फ मैं फॉर्मूला एक ही बताऊंगा, फिर आपको उसमें से समझ में लेना है. बाद में वो डिटेल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. एक फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का बहुत यूज में है, सबने किया है क्या फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है मालूम है? अगर आप ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, दिस विल बी x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. मान लो ये आपका लोअर लिमिट है a और ये आपका अपर लिमिट है b. सो अगर मैं ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, दिस विल बी x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 and plus constant of integration c ऐड हो जाता है. So we add constant of integration c here. देखो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आपको नहीं दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, यहाँ पे जो लिखते हैं उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं. सो ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा.
और जो आप नीचे लिखते हो नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे, दिस इज लोअर लिमिट, है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो बेटा, तो जब आपको लिमिट नहीं दिया हुआ है, जब लिमिट नहीं डिफाइन किया हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट डिफाइन किया हुआ है देन दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इनडेफिनिट, अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। देखिए शॉर्ट में थोड़ा इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, है ना। सो इंटीग्रेशन यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया। पहली, जैसे आपने कभी सोचा है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों आया, कहां से ये फॉर्मूला बना है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां से आया भाई, इसका सोर्स क्या है ना। कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बट आया किधर से वो। सो दैट ऑल फॉर्मूलाज केम फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। जैसे चाहे आप सर्कल का निकाल लो पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का निकाल लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का निकालो लेंथ इंटू विड्थ, ये जितने भी फॉर्मूलाज आप देखते हो ये सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन से ही आता है। सो इंटीग्रेशन बेसिकली इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया। समझ में आ गया पहली बात। इंटीग्रेशन हमें पढ़ना क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, दैट वी हैव टू रीड इंटीग्रेशन बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। मुझे एरिया निकालना है या क्वांटिटीज को ऐड करना है, उसके लिए मुझे ये इंटीग्रेशन चाहिए। इज इट ओके। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, इस इंटीग्रेशन को हम दो सेक्शन में दो टाइप का इंटीग्रेशन बोल के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं द वन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन and the next one is called indefinite integration, है ना। एक को we call indefinite integration and the second one is called indefinite integration, right? So basically integration को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, और इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, that we deal to read to calculate area, और इंटीग्रेशन को हम दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, दूसरे को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा, कि इस केस में जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको बाउंड्री दिया रहेगा, मतलब कहां से कहां तक निकालना है ना। so, इस केस में बाउंड्री इज डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक ग्राफ बना के इसको समझाऊं, तो मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, लेट से मेरा ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और ये ग्राफ है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा आप एरिया निकालो और इससे इसके बीच में निकालो, ए से लेकर बी तक निकालो, ये एरिया कैलकुलेट करो। तो मुझे बताओ इस केस में क्या मैंने आपको बाउंड्री डिफाइन करके दे दिया है कि ए से बी के ही अंदर चाहिए मुझे, ना बी के बाहर चाहिए ना ए के इधर चाहिए, इसके बीच का मुझे एरिया चाहिए। तो क्या मैंने इस केस में आपको बाउंड्री डिफाइन करके दिया? यस सर। यस सर। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनिट। मतलब टू कैलकुलेट द एरिया इफ आई हैव डिफाइंड द बाउंड्री, कि मुझे इसके बीच में ही एरिया चाहिए, अगर मैं आपको बाउंड्री डिफाइन करके दे दूं, सो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो बाउंड्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा आपको ग्राफ बना के देता हूँ, जैसे लेट्स से कि मैंने आपको बोला दिस इज टू बी माय एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, और मैंने कोई एक रैंडम ग्राफ बना के दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो ग्राफ एरिया बना रहे वो बताओ। तो क्या मैंने बाउंड्री डिफाइन करके दिया आपको इस केस में? हैव आई डिफाइंड द बाउंड्री? नो सर। अगर मैं बाउंड्री डिफाइन नहीं कर रहा हूँ एरिया कैलकुलेट करने के लिए, देन सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सिंपल सा फंडा है। इंटीग्रेशन वो मैथमेटिकल टूल है बेटा जिसकी हेल्प से आपको एरिया मिलता है, नंबर वन। अब इंटीग्रेशन एरिया निकालने का दो लॉजिक है, या तो मैं आपको बाउंड्री बता दूं कि इससे इसके बीच में ही आप एरिया निकालो, तब एक चीज, देन दैट विल बी कॉल्ड डेफिनिट,
और जब मैं आपको बाउंड्री नहीं बताऊं कि कहां से कहां तक आपको एरिया निकालना है, देन दैट विल बी कॉल्ड इंडेफिनिट। तो जब बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो इंडेफिनिट, जब बाउंड्री डिफाइंड है तो डेफिनिट। इज इट क्लियर प्रॉपरली एवरीवन? सर्विस समझा बेटा अभी ढंग से यहां तक का पॉइंट? यस सर। गुड। अब मुझे एक बात बताओ, वेरी गुड रोहन, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बाउंड्री डिफाइन करके नहीं दिया है तो क्या आप एग्जैक्ट एरिया निकाल पाओगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं निकाल पाएंगे। लॉजिक कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बाउंड्री दिया ही नहीं है डिफाइन करके। तो अगर मैं बाउंड्री डिफाइन करके नहीं देता हूं तो मैं इस केस में एग्जैक्ट एरिया निकाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक सी ऐड करके छोड़ देते हैं, कांस्टेंट ऐड करके छोड़ देते हैं। इनडेफिनिट में वी ऐड कांस्टेंट, जो आप देखोगे एक सी ऐड करके मैं छोड़ दूंगा। और क्यों सी ऐड करेंगे? क्योंकि सी एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, वो हम तब निकालेंगे जब मुझे बाउंड्री दिया रहेगा। जब तक मुझे बाउंड्री मालूम नहीं, हम सी कहां से निकाल पाएंगे? यस और नो? सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिंस मुझे बाउंड्री नहीं दिया हुआ है, therefore we have to add a c, constant of integration। इसको हम c बोलते हैं, और c होता है मेरा constant of integration। am I clear? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ऐड करना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। नो सर। तो कॉमन सेंस एकदम समझ में आ रहा है। इनडेफिनिट में मुझे वो सी ऐड करना कोई अच्छी बात नहीं, वो मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनडेफिनिट के केस में मुझे बाउंड्री मालूम ही नहीं कि कहां से कहां तक मैं एरिया निकालूं। सो अगर मुझे बाउंड्री नहीं पता है तो मैं एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल पा रहा हूँ। एंड सिंस मैं एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाल पा रहा हूँ, देयरफॉर मुझे सी ऐड करना पड़ रहा है, मजबूरी है वो। और अगर मुझे वो सी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे बाउंड्रीज देना पड़ेगा, तब मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में सी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। और क्यों ऐड करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसमें मुझे ऑलरेडी पहले से बाउंड्री दिया हुआ है, सो मुझे सी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया पॉइंट अच्छे से यहां तक? सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे भी हम एरिया ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा बाउंड्री डिफाइन किया रहता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में भी हम एरिया ही निकालते हैं, लेकिन बाउंड्री फिक्स नहीं होता है, और बाउंड्री फिक्स नहीं होने की वजह से मुझे एक मजबूरी में सी ऐड करना पड़ता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सर। वेरी गुड। सर्विस क्लियर है बेटा तुम्हें भी ढंग से? पार्थ? Yes, sir. नेहा? ओके। एक फॉर्मूला बस लिखा के छोड़ देता हूँ, अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये मेरा सिंबल है इंटीग्रेशन का, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो हम लिखते हैं नीचे में, तो यहाँ पे हम लोअर बाउंड्री लिखते हैं, लोअर बाउंड्री, और ऊपर में हम लिखते हैं यहाँ पे, सो हियर वी राइट अपर बाउंड्री। सो यहाँ पे हम अपर बाउंड्री लिखते हैं, यहाँ पे हम लोअर बाउंड्री लिखते हैं, और ये मेरा इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब जैसे मान लो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाता हूँ, x रेज़ टू पावर n इंटू dx। n कैन बी एनीथिंग, जैसे वहां पे n था, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या यहाँ पे बाउंड्रीज लिख के दिया है आपको? हैव आई गिवन यू द बाउंड्रीज? नहीं, मैं कुछ नीचे नहीं लिख रहा हूँ ना, तो मैंने बाउंड्री तो आपको दिया नहीं है। अगर मैंने बाउंड्री नहीं दिया तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? डेफिनेट कि इनडेफिनिट? Indefinite. है ना? तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और प्लस c एक मुझे मजबूरी में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बाउंड्रीज मैंने दिया ही नहीं है। तो अगर बाउंड्रीज नहीं दिया है तो मुझे c ऐड करना पड़ेगा। Here c stands for constant of integration। Am I clear properly? समझ में आया बेटा यहाँ तक पॉइंट? समझा सभी को बात यहाँ तक? यस सर ये इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है का? हाँ, सिप का फॉर्मूला है। सिंस बाउंड्रीज नहीं दिया था इसलिए मैंने सी ऐड करके दिया, तो आपको इनडेफिनिट हो गया। डेफिनेट में भी यही फॉर्मूला लगता है, बट वहां पे हम सी ऐड नहीं करते। क्लियर बेटा? समझा पॉइंट? यस। एक जैसे मैं एक करके बताता हूँ, एक लास्ट करके बताता हूँ, फिर बाइंड अप कर लेते हैं। मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करो dx के साथ में, तो देखो यहाँ n की जगह पे 2 है,
तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x रेज टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, और मजबूरी में c ऐड करना पड़ेगा क्योंकि भाई बाउंड्रीज है नहीं, c ऐड करना मेरा मजबूरी है। तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 बाई 3 प्लस, खत्म हो गया। तेजस समझा? यस सर। ओके, भूमिका, संकेत, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। मैं एक असाइनमेंट और सेंड करूंगा, आप एक इंटीग्रेशन पे असाइनमेंट सेंड करता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दूंगा इंटीग्रेशन, है ना, आप लोग ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, कुछ डाउट लगेगा मुझे पूछ लेना, है ना, विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। ओके, बाय बाय एवरीवन।